गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपका बायोलॉजी की क्लास लेने जा रहे हैं और आज पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे क्लास 10th में भी और फिर ये क्लास आपका 12th में भी है। तो सबसे पहले हम बात आज करने जा रहे हैं जेनेटिक्स में कुछ रिलेटेड टर्म है जो कि स्टूडेंट लोग को बड़ा परेशानी होता है जब ये जेनेटिक्स चैप्टर्स खोला करते हैं पढ़ने के लिए। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को जब इनिशिएट करते हैं पढ़ने के लिए सोचते हैं तो कुछ टर्म ऐसा आता है। तो अगर ये सब टर्म क्लियर ना हुआ, अगर क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर में परेशानी उठा सकते हैं स्टूडेंट लोग। तो आज हम लोग ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि जो टर्म है रिलेटेड टू जेनेटिक्स उसको हम लोग क्लियर कर लें इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप कोई भी बुक उठाओ, जेनेटिक्स पढ़ो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ो, तो आपको क्लियरली समझ में आए। मतलब कि इस सब टर्म की वजह से आप कहीं ना फंसो। तो अगर ये सब टर्म हम लोग को क्लियरली जानना है, क्लियरली समझना है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखिए किस तरह से इस टर्म को मैं आसान कर दूंगा और आप कोई भी बुक आसानी से टैकल कर सकते हो। कोई भी टॉपिक को जेनेटिक्स में या फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में समझ सकते हो। मतलब मैक्सिमम बात आपको समझ में आएगी अगर ये सब टर्म आपका क्लियर है। ये सब अगर फंसा हुआ रहेगा तो जेनेटिक्स आपको या फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द टर्म रिलेटेड टू जेनेटिक्स। देखिए पहला टर्म क्या है, सबसे पहला है जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स में क्या कहता है, जेनेटिक्स है एक ब्रांच ऑफ साइंस। जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम पढ़ा करते हैं आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके मतलब है जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हेरिडिटी की पढ़ाई होगी। जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी मिलेगा हमको और वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, ये दोनों के स्टडी को ही बोलते हैं जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स आप जब भी पढ़ो तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में उसमें पढ़ना है। अब बात आती है कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। कह सकते हैं ये दोनों टर्म को जोड़ दे तो बन जाएगा जेनेटिक्स। कह सकते हैं हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स, ये भी बोल सकते हो आप। अब बात आती है व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। तो हेरिडिटी बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन दूसरे जनरेशन में, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हेरिडिटी। या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाना, इसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। माँ बाप के गुण उसके संतान में जाना, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। इज इट क्लियर। अब बात आता है आपका वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है, अगर हम थोड़ा सा लिख देते हैं हेरिडिटी के बारे में आपको। हेरिडिटी क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का पहुंचना ही हेरिडिटी कहलाता है। अब बात, या फिर कहीं कहीं आपका ऑफस्प्रिंग की जगह प्रोजेनी भी लिखता है, बात वही है। दूसरा है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि पेरेंट्स, ये है पेरेंट है और ये ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में जितना चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, कह सकते हैं डिग्री ऑफ चेंज, तो उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ चेंज अमॉन्ग द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। लिख सकते हैं आप द डिग्री ऑफ चेंज अमॉन्ग पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, अमॉन्ग पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, वेरिएशन। उसको क्या बुलाएंगे, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब चेंज। और ये जो वेरिएशन क्या है कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन, जहाँ पे हम लोग
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको? वेरिएशन। एसेक्सुअल में आपका क्या होता है? वेरिएशन नहीं होता है, वहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं आपका पेरेंट का। मीन्स वहाँ पे क्या बनता है? क्लोन बनता है। वहाँ पे क्या बनता है? क्लोन बनता है। जहाँ जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? वेरिएशन। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स का, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो वहाँ पे वेरिएशन है। जहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी, जैसे एमीबा को देखिए आप, एमीबा अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी है। तो जहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी है वहाँ पे वेरिएशन एब्सेंट है, जहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं है वहाँ पे वेरिएशन होगा। तो यही दोनों चीज़ का स्टडी इस चैप्टर में होता है, मीन्स इस ब्रांच ऑफ साइंस में होता है। ये दोनों चीज़ का स्टडी, ये दोनों चीज़ का स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला टर्म से मैं आपको मिला दिया, पहला टर्म अब जब आपके सामने आएगा आप क्लियर महसूस करोगे। अब जेनेटिक्स जो टर्म दिया गया था वो दिए थे बेटसॉन में, ये क्वाइन द टर्म बेटसॉन, और फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाया जाता है मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडल एंड क्वाइन द टर्म बेटसॉन, दोनों में अंतर है। अब बात आता है व्हाट इज, पहला चीज मैंने आपको क्लियर करके दिया जेनेटिक्स। अब आते हैं हम इनहेरिटेंस में। क्या आएगा? इनहेरिटेंस में। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम चीज है। इनहेरिटेंस का मतलब भी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, और ये जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है उसको बोलते हैं जीन, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक आ रहा है टर्म। तो इनहेरिटेंस भी क्लियर हो गया आपका, वही चीज़ है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब बात आती है व्हाट इज कैरेक्टर। देखिए ये दोनों साथ में पढ़े, मिलता जुलता चीज़ था, साथ में पढ़ चुके हम। अब ये जो है कैरेक्टर और ट्रेड्स आपस में मिलता जुलता चीज़ है, तो इसको साथ में पढ़ेंगे। कैरेक्टर क्या है? एनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म का, आइदर दे आर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। ठीक है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो आपको सामने से क्लियरली दिखता है, मार्फोलॉजिकल है। मार्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल फीचर जो आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या है कि उसकी हाइट क्या है, ऑब्जर्व हो रहा है, कलर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? किसी का मान लीजिए सीड का शेप, सीड का हुआ शेप, ये क्या है? ऑब्जर्व कर रहे हो। फ्लावर का पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, कोई प्लांट में फ्लावर कहाँ पे है, धीरे धीरे आएंगे उसका चार्ट आपको लिखाएंगे क्या क्या आपका है। तो वही है, कोई भी लिख देते हैं आपका कैरेक्टर का हम डिफिनेशंस। ध्यान देंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ को लिख लिए, अच्छी बातें हैं, हमारे साथ लिखते भी जाइए आप। तो अगर हम कैरेक्टर की बात करें, व्हाट इज कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स बोला जाता है एनी ऑब्जर्व, लिख लीजिएगा, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज या फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आइदर कहता है एक्वायर्ड या फिर इनहेरिटेड, आइदर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। देखिए एक्वायर्ड का मीनिंग हम लोग आगे भी समझेंगे। एक्वायर्ड होता है वो कैरेक्टर जो कि बाय आफ्टर बर्थ होता है, जन्म के बाद जो कैरेक्टर हम लोग को मिलता है, जो जन्म के बाद हुआ वो होता है एक्वायर्ड। जो यहाँ हम लोग आके सीखते हैं वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा। मान लें कि हम गाना गाना सीखे, तो जन्म के बाद सीखे, यहाँ पे सीखे ना, तो वो मेरे पास जो कैरेक्टर आया, क्रिकेट खेलना सीखे, ठीक है, तो वो सब क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो जन्म से बाय बर्थ आ जाता है हमारे पास, वो सब क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर। समझ गए? एक्वायर्ड का मतलब आफ्टर बर्थ, और इनहेरिटेड का मतलब जो कि हम लोग जन्म से मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसको सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसको सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और इसको सपोर्ट करता है जीन। ठीक है, इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर सपोर्ट करेगा और इसको जीन सपोर्ट करेगा। इज इट क्लियर? अच्छा इन्वायरमेंट मिला था ना, हम क्रिकेट खेलना सीखे, यहाँ पे सीखे, या जो अच्छे क्रिकेटर थे उसको देख देख के हम सीखे। तो ये चीज़ हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर है।
और इनहेरिटेड जो हमारे हम लेके आए हुए हैं उसको बोलते हैं, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन। जस्ट हम लोग नीचे आ रहे हैं, उसी सीरीज में लिखा हुआ है आपका सारा टर्म कि जैसे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे अभी मैं बता रहा था क्या, हेरिडिटी बताया, वेरिएशन बताया। तो देखिए जैसे लिखे हेरिडिटी, उसमें एक टर्म आ गया कैरेक्टर, एक टर्म आ गया कैरेक्टर। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया। कैरेक्टर में जब देखें तो हमारे पास दो टर्म आ रहा था, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। ठीक है, एक्वायर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। और देखिए जैसे ही इनहेरिटेड की बात की है तो आ गया जीन। अब जीन जस्ट इसके नीचे में हम लोग बात करेंगे। ये हो गया कैरेक्टर। अब बात आती है कैरेक्टर, हम लोग समझ गए कैरेक्टर। अब ट्रेट की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रेट? TRAIT, ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेट का मतलब होता है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, जिसमें कि आप अंतर बता सकें। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, जिसके बारे में कुछ अंतर आप बता सकें। अभी हम लिख दे हाइट, यहाँ पे हम लिख दे हाइट। हाइट तो एक कैरेक्टर है जरूर, हाइट एक कैरेक्टर है, बात सही है कि हाइट एक कैरेक्टर है। लेकिन हाइट का अगर मैं दो डिवीजन कर दूँ, टॉल और डॉर्फ, ठीक है, लंबा और छोटा, तो हाइट का दो डिवीजन हो गया किसमें? एक टॉल में और एक डॉर्फ में। तो क्या हुआ कि ये क्या हुआ, टॉल और डॉर्फ क्या हो गया? ट्रेट्स हो गया। ये क्या है? ट्रेट्स है। और हाइट क्या हो गया? आपका कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हम कलर ले लिए। कलर हमारे पास एक क्या है? कलर हमारा क्या है? कैरेक्टर है। और ये जो लिख रहे हैं येलो, और हम लिख देते हैं रेड, ये क्या हो गया? आपका ट्रेट्स हो गया। ठीक है, और ध्यान देंगे, मान लें कि हम शेप लिखते हैं। शेप, ये सब टर्म आपको मिलने वाला है बुक में, आप देख रहे होंगे। शेप हो गया, एक राउंड हो गया। शेप, शेप तो हो गया कैरेक्टर, और राउंड हो गया, और रिंकल, रिंकल, ये हो गया राउंड, ये हो गया रिंकल। ठीक है, इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। तो ये हो गया शेप। समझ गए बात को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स? मान लें कि फ्लावर में मिलेगा आपको, फ्लावर का स्टेम का हाइट हो सकता है, स्टेम का हाइट, हाइट क्या होगी? एक्चुअली जितना भी जेनेटिक्स का खोज हुआ है आपका पी प्लांट पे खोज हुआ है। ठीक है, तो पी प्लांट का ही सारा कैरेक्टर देखा गया, उसका सारा कुछ ट्रेट्स लिया गया, उसके बाद स्टडी किया गया। से पी प्लांट्स में आपको देखिए एक टेबल बना हुआ है, स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या है फ्लावर का? पोजीशन कैरेक्टर है। एक्सियल और टर्मिनल क्या है? उसका ट्रेट्स हो गया। हो सकता है फ्लावर ऊपर रहे, फ्लावर नीचे रहे, ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स? यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने आपको दो चीज़ को क्लियर किया, कैरेक्टर और ट्रेट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं जीन में। जीन और लोकस क्या होता है? देखिए जीन किसको बोला जाता है? जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को बोलते हैं जीन। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस तो समझ रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी का वो यूनिट है। मीन्स कह सकते हैं कि जो पेरेंट का जो गुण उसके ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? वो फैक्टर का ही नाम क्या है? जीन। एक कोई ना कोई तो फैक्टर होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई ना कोई तो चीज़ होगा कि उसका कैरेक्टर, माँ बाप का कैरेक्टर उसके संतान में जा रहा है। तो वो कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर का नाम है जीन। शुरू में उसको फैक्टर बोला गया था, बाद में एक साइंटिस्ट है जोहानसन, वो उसको कन्वर्ट कर दिए जीन में। थोड़ा सा जेनेटिक ये आपका बायोलॉजिकल नेम मिल गया उसको, उस फैक्टर, वो फैक्टर तो था ही। व्हाट आर द फैक्टर? कहता है व्हाट आर द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसे मान लें कि हम लंबा है, हमारे संतान भी लंबा हुआ, या फिर हम शॉर्ट है, हमारे जो ऑफस्प्रिंग है वो भी वैसा ही हुआ। तो ये क्या हुआ? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? टॉल वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है। मान लें हम फेयर हैं या फिर कोई डार्क है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? कोई डार्क है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डार्क कलर का जीन हुआ। कोई फेयर है, ग्लो है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? वो उस प्रकार का जीन हुआ।
तो हमारे जितना कैरेक्टर है, जितना भी आपका ट्रेड्स देख रहे हैं, उसके लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके मतलब कैरेक्टर के लिए जो आपका हमारा जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का नाम क्या है? जीन है। ये बोल सकते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का ये यूनिट है जीन। जेनेटिक्स देखते हैं, जेनेटिक्स जीन से शुरू ही हुआ। आप ध्यान दो वर्ड पे, ये भी अपने आप को एक जेनेटिक्स क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि जीन से शुरू किया है। मतलब ये जितने भी कहानी इस चैप्टर में चलेगी वो सारा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है? तो जीन है। आप आगे पढ़ोगे कि ब्लड ग्रुप की बातें, माने हमारा पेरेंट में ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ए है, मदर का बी है, तो ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये सब हम लोग सीखेंगे। लेकिन सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। सारा के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? जीन है। तो यहाँ तक क्लियर। शुरू में इसी चीज को फैक्टर बोला और बाद में इसको जीन बोल दिया। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब कहता है व्हाट इज लोकस। तो लोकस बोला जाता है कि द पोजीशन वेयर जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। द पोजीशन वेयर जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप इसको लिख लिए हो, कॉपी कर लिए हो, तो द पोजीशन वेयर जीन इज लोकेटेड हम लिख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? लोकस एक पोजीशन है। लोकस का मतलब ध्यान देंगे, लोकस क्या है? द पोजीशन वेयर जीन इज लोकेटेड। द पोजीशन वेयर जीन इज लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम। अब बात आती है क्रोमोसोम। देखिए फिर एक वर्ड यहाँ पे एंटर किया है, क्रोमोसोम वर्ड एक नया सेटअप आया। कहता है क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन लोकेट होता है, क्रोमोसोम पे ही जीन होता है, जहाँ पे वो लोकेट होता है जिस पोजीशन पे, उसी को बोला जाता है लोकस बोला जाता है। क्लियर हो गया। क्रोमोसोम हमारे बॉडी में आप जानते हो पेयर कंडीशन में रहता है। ह्यूमन बॉडी में आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और अगर मिला दे तो 46 क्रोमोसोम है। हर एक सेल है, हर एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, आई का सेल है, लिवर सेल है, जितना भी सेल है वहाँ तो न्यूक्लियस होगा ही। और हर सेल में, हर न्यूक्लियस में कंडीशन क्या है हमारे पास क्रोमोसोम का? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड है। ठीक है। 23 पेयर का मतलब क्या होता है? एक डिप्लॉइड कंडीशन है। क्या है? डिप्लॉइड कंडीशन है। समझ गए? क्रोमोसोम को थोड़ा सा हम इस तरह से मान ले, हम बना दें। ठीक है, इस तरह से मान लें क्रोमोसोम हम बना दिए। ठीक है। तो क्रोमोसोम पे क्या होता है? और देखिए थोड़ा सिंपल भाषा में, अगर सिंपल तरीके से बनाना हम सोचते हैं, मान लें कि क्रोमोसोम है, तो कहीं पे यहाँ पे जिस पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे कोई है, जीन का लोकेशन है, सपोज इसको पेयर कंडीशन में होता है और ये जीन यहाँ पे लोकेट होता है। और जहाँ पे जीन जिस पोजीशन पे लोकेट होता है उसी को बोलते हैं, जहाँ पे उसका लोकेशन है। देखिए लोकस से लोकेशन आया, लोकेशन, लोकस, तो जहाँ पे उसका लोकेशन है उसी को बोलते हैं लोकस। समझ रहे हैं? तो यहीं पे जीन रहता। मान लें यहाँ दो वो है, एक ही प्रकार का जीन है। टीटी का मतलब हो गया लंबा, फैक्टर वाला। ये भी जीन रिस्पॉन्सिबल है लंबाई के लिए, ये भी जीन रिस्पॉन्सिबल है लंबाई के लिए। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा, हम आ रहे हैं धीरे धीरे आपको उस कंडीशन में लेके, एक कैपिटल टी रहे या स्मॉल टी रहे, समझ रहे हैं? दोनों कैपिटल टी है। और किस कंडीशन में है ये? पेयर्ड कंडीशन में। किस कंडीशन में? पेयर्ड कंडीशन में। क्या है कि क्रोमोसोम तो पेयर में होता है। क्रोमोसोम किस में होता है? पेयर कंडीशन में होता है। तो यहाँ भी पेयर कंडीशन में है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है यहाँ पे, पेयर कंडीशन में। पेयर कंडीशन में मतलब कि यहाँ पे जो पेयर कंडीशन है सिमिलर प्रकार का जीन है, सिमिलर प्रकार का है। सिमिलर प्रकार का मतलब है कि सिमिलर प्रकार, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, टी और टी है तो सिमिलर प्रकार हो गया। अगर हम यहाँ लिखें टी और टी हो गया, डिसिमिलर प्रकार का हो गया। ठीक है। तो बात आती है यहाँ पे, अगर सिमिलर प्रकार का जीन मौजूद है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस एलील के नाम से जानते हैं, होमोजाइगस एलील। अगर डिसिमिलर है, देखिए अगर जीन पेयर कंडीशन में तब उसको हम एलील बोलते हैं। जीन अगर पेयर कंडीशन में है तो एलील बोलते हैं, पेयर कंडीशन रहेगा तो एलील बोलेंगे।
ठीक है। एलील आपका बीच में यहाँ पे हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन बुला सकते हैं। एलील को क्या बुलाइएगा आप? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट पोजीशन पे होगा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, फॉर्म ऑफ जीन। और एलील क्या होगा? ऑलवेज इन पेयर्ड कंडीशन, पेयर्ड कंडीशन। अगर हम यहाँ आपसे पूछे तब पूछेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ ये, फिर आपका लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है या फिर ऐसा लिखा हुआ है, तब पूछेंगे आपसे हम यहाँ पे कितना जीन है। तो 1 2 3 4 5 6 बोलिएगा 6 ठो जीन है। लेकिन अब पूछते हम कितना एलील है, तब बोलिएगा 1 एलील 2 एलील और 3 एलील। समझिए, जीन टोटल काउंट कर लीजिएगा, लेकिन एलील को किस में काउंट करेंगे? पेयर्ड कंडीशन में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर होमोजाइगस एलील बोलाएगा, होमो का मतलब सेम होता है, सेम प्रकार के जीन। तो अगर सेम प्रकार के जीन क्रोमोसोम पे लोकेट है, सेम कैरेक्टर वाला जीन, सेम प्रकार के जीन लोकेट है, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस एलील। अगर डिफरेंट मिल गया, किसी पे टी और किसी पे कैपिटल टी, किसी पे स्मॉल टी, तो वहाँ पे बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील। मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। क्लियर समझ रहे हैं? सारा चीज़ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे टर्म। अब बात आता है डोमिनेंस और रिसेसिव, ये भी टर्म आएगा। अब देखिए इसी से हम डोमिनेंस करेंगे और रिसेसिव करेंगे। ठीक है। डोमिनेंस कैसे है, रिसेसिव क्या है? रिसेसिव का मतलब, डोमिनेंस का मतलब है जो कि एक्सप्रेसेबल कैरेक्टर है। डोमिनेंस का मतलब होता है जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस हो रहा है, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। जो कैरेक्टर क्या होता है, सप्रेस हो रहा है, दब रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेसेसिव। वो क्या बोलते हैं? रेसेसिव। अगर हम लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो आप बुलाते हो इसको क्या? टॉल ही बुलाते हैं इसको। भले ये हाइब्रिड टॉल है, बात सही है, लेकिन बुलाते क्या हो? मार्फोलॉजिकली क्या दिख रहा है यार? इंटरनली छोड़ दीजिए किस किस जीन से बना हुआ है, लेकिन दिख क्या रहा है? हम इसको भी अगर कैपिटल टी रहे टॉल बुलाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी रहे टॉल बुलाते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पे ये आपका क्या है? प्योर टॉल है और ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है। समझ रहे? प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल। लेकिन यहाँ पे टी फैक्टर जो हो गया, स्मॉल टी है डॉर्फ और कैपिटल टी है टॉल के लिए, तो एक्सप्रेस कौन हुआ? बुला क्या रहे अब? टॉल। एक्सप्रेसेबल कौन था? ये टी। तो टी क्या हुआ? डोमिनेंट। ठीक है। और ये हो गया बड़ा वाला टी आपका डोमिनेंट, छोटा वाला टी क्या हुआ? रेसेसिव, दब गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमिनेंस खत्म, रेसेसिव। अब मान ले 2 टर्म बचा हुआ है, फिनोटाइप और जेनोटाइप। यहीं पे क्लियर हो जाएगा। फिनोटाइप का मतलब होता है कि कह सकते हैं आपका एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, जो आपको बाहर से दिखता है। आपको बाहर से दिखने वाला फीचर जो दिखेंगे, आप इसको चाहो तो मेंशन कर लो। तो अभी 2 टर्म बचा हुआ है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या होता है? फिनोटाइप क्या है? एक एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फीचर का मतलब जो आपको सिर्फ ऊपर से दिख रहा है। जीनोटाइप का मतलब होता है, जीनोटाइप के पीछे जो फीचर, एक्सटर्नल फीचर मतलब फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आपको। जीनोटाइप का मतलब इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल फीचर ड्यू टू जीन। ठीक है, इंटरनल फीचर बोल सकते हैं आप सिंपल में। इंटरनल फीचर मतलब कि अगर मान लें हम, आपको जो टॉल दिख रहे हैं, कोई काला दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है, तो ये तो ऊपर से दिख रहा है ना। जो ऊपर से दिखे आपको क्या बुलाओगे? उसको फिनोटाइप। लेकिन ये काला होने का कारण, गोरा होने का कारण, लंबा होने का कारण, नाटा होने का कारण, ये तो अंदर की बातें हैं। जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब जीनोटाइप का मतलब क्या है? अंदर का। अगर मान लें कोई गोरा है तो उसके पीछे तो कोई जीन का, किस प्रकार का जीन है, किस
कंडीशन वाला जीन है, क्या क्या कंडीशन वाला जीन बना सकता है, होमोजाइगस मिलके हेटेरोजाइगस, ये सब कंडीशन आके वो बना सकता है। तो वही चीज़ है इंटरनल फीचर, उसके पीछे का कुल जो लॉजिक, जैसे सिंपल एक एग्जांपल से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मान लिया आपने यहाँ देखा है टी और टी आपस में क्रॉस करता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला हम जो वीडियो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद सिखाएंगे, इसके बाद वाला वीडियो में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो टी और टी हमारे आप देखे हैं इस तरह से बनाते हैं, टी और टी ये आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, टी और टी से। तो क्या बनता है कि टी और टी, यहाँ पे टी और टी, फिर तो आपका टी और टी और यहाँ पे टी और टी, इस टाइप से बनता है, ठीक है। इसका हम लोग क्लियर करेंगे बाद में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सपोज मान लें कि आपने इतना चीज़ ऐसा देखा, इसमें आपको पूछे कि कोई फेनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो बताइए क्या है। तो फिनोटाइपिक मतलब आपको देखना है कि ऊपर से हमको क्या क्या दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे दो ही कॉम्बिनेशन है, एक टॉल का कॉम्बिनेशन है, डॉल्फ का कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन है, एक टॉल है, एक टॉल ऐसा है जो कि प्योर टॉल होगा, एक है हाइब्रिड टॉल, एक है हाइब्रिड टॉल और एक है प्योर डॉल्फ, प्योर डॉल्फ। तो प्योर टॉल इसको बुलाएंगे कैपिटल टी प्योर टॉल। हाइब्रिड टॉल होगा ये वाला, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, लेकिन कैसा हाइब्रिड टॉल है, उसमें छोटा वाला टी भी मिला हुआ है, इसमें भी छोटा वाला टी मिला हुआ, मतलब कि मिक्स कैरेक्टर है। मिक्स कैरेक्टर का मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर। तो ये प्योर टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है। लेकिन ओवरऑल कितना टॉल है हमको दिख क्या रहा है, 3 गो लंबा, 3 गो लंबा दिख रहा है, 1 2 3, भले वो हाइब्रिड क्यों ना हो, लेकिन 3 ठो लंबा दिखा और 1 ठो नाटा दिखा, 3:1। ये जो रेशियो हुआ ये हुआ फेनोटाइपिक रेशियो। अगर बोल दें कि आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तब आपको देखना होगा होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखना पड़ेगा अलग अलग। तो देखिए होमोजाइगस कंडीशन कितना है 1 है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है 1 और 1 2 है, फिर होमोजाइगस कंडीशन क्या है 1 है। तो सब मिला देंगे तो होमोजाइगस कंडीशन प्योर टॉल, ये हो गया हाइब्रिड टॉल, सभी का रेशियो निकाल दो, प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल और प्योर टॉल 1:2:1, 1:2:1 ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो और 3:1 हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। आई थिंक आपको ये सारा चीज़ जेनेटिक्स के जितने टर्म है मैं बताने की कोशिश की, आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी आप बुक पर हो, NCERT पर हो या अदर बुक पर हो, आपको ये सब टर्म अगर जब आएगा तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए